आप लोगों का स्वागत है हमारे सीयूटी बिल चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी रीजनिंग के रिगार्डिंग। जो सीयूटी यूजी का जो रीजनिंग है, जिस तरीके से सीयूटी क्वेश्चंस पूछती है, और सीयूटी जैसा आप जानते होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है इंडिया में। खास तौर पे जब बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप जाना चाहते हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। एक तरीके का स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो अगर आप ऐसे ही किसी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि सीयूटी के अंदर आता है, और रीजनिंग के पैटर्न में आपको बहुत दिक्कत आती है, आप नहीं समझ पाते कि रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, या फिर आप समझ पाते हैं लेकिन आपने कभी तक क्लास नहीं ली है, या फिर आप सिर्फ जानते हैं कि हाँ ऐसे सॉल्व किया जा सकता है लेकिन आपने कभी किया नहीं, कभी कोई क्लास नहीं ली है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उसके अलावा हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें बात करने वाले हैं सीयूटी रीजनिंग जो 2026 में होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है। अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ डिटेल में ऐसा कोई सिलेबस वगैरह मेंशन नहीं है। तो हमने बहुत ही मेहनत से ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, देखा है कि पैटर्न एनालिसिस किया है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीयूटी यूजी में और सीयूटी पीजी में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ओवरलैप कर जाते हैं। तो हमने एक सिलेबस बनाया है और अलाइन किया है पीवाईक्यू के, और इस सिलेबस के बाहर वो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। और रीजनिंग जिस लेवल तक हमें पढ़नी चाहिए ताकि अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस हमारा क्लियर हो जाए, उस लेवल तक की चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बहुत ही एक अच्छी बात बताता चलूँ, खुशखबरी देता चलूँ कि हमारे सीयूटी विल चैनल पे, इसी चैनल पे पूरी रीजनिंग कवर कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो व्हाट आई नीड कि आप लोग इसे सपोर्ट करें, देखें और दूसरों तक पहुंचाएं। जो नीडी लोग हैं, जो शायद किसी तरीके से कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे, आप जब कंटेंट देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेम चीज़ें बहुत बहुत महंगी बेची जा रही है, 14,000 15,000 वगैरह वगैरह। तो इस बैच को लॉन्च करने का मेन मकसद एक ये भी है। बाद बाकी हम सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, सबसे पहले सिलेबस में नंबर सीरीज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें रीजनिंग आती है, आपको क्वेश्चन देखने को 110% मिल जाएंगे, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो। बस वो क्वेश्चन किस लेवल का है, डिफिकल्टी लेवल, वो सिर्फ वेरी करता है। बाद बाकी नंबर सीरीज हर जगह पे कॉमन होता है। उसी तरीके से सिलेबस, अगर हम बात करें नंबर सीरीज के बारे में, ये लास्ट 2024 के पीवाईक्यूज मैंने उठाए हैं सीयूटी यूजी से, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर सीरीज है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा और इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दिया होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये अभी तक समझ नहीं पाए होंगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो जब हम इससे पढ़ते हैं, जब हम बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में इसे पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। जैसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उनका बेस बहुत सही है, बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कि ऐसे क्वेश्चन को जब देखें हम, तो क्या हमारे दिमाग में पैटर्न चलना चाहिए, किस तरीके से हम सोचें, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे जब हम पूरी क्लासेस वगैरह कंडक्ट करेंगे। तो ये सिलेबस में हम देख रहे हैं नंबर सीरीज। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है बच्चों, ये 1 का क्यूब है। क्या है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ, ये लो, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये 3 का है, और ये 4 का है। उसी तरीके से 5 का क्यूब क्या होगा, 125 है ना। बहुत सारी चीजें। उसी तरीके से हम बात करेंगे 7। अब इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है, तो बहुत से लोगों ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया होगा कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए, राइट। अब ये पैटर्न कैसे एनालिसिस करते हैं, अभी देखने में तो बहुत आसान लगा रहा है। दूसरा पैटर्न आ जाए, हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं नंबर सीरीज में। अब आपको लगता है कि ये नंबर सीरीज बहुत ही आसान है, जब हम पैटर्न कवर करते हैं तो हमें पता चलता है कि नंबर सीरीज कितना बड़ा टॉपिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए एक नंबर सीरीज के रिगार्डिंग पैटर्न तैयार किया है कि ये किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नंबर सीरीज में क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला टाइप होता है अरिथमेटिक सीरीज। अब ये अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है ना। फिर होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर होता है फिबोनाची सीरीज। ये कैसे सीरीज होते हैं, प्राइम नंबर सीरीज, कंपोजिट सीरीज, इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, स्क्वायर नंबर सीरीज, रेशियो सीरीज, ऑल्टरनेटिव सीरीज, मिक्स ऑपरेशंस वाले सीरीज होते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर बहुत बार हमारे में से, खासतौर पे हमारे जो बच्चे होते हैं जो यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो वो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, वो उनकी प्रिपरेशन इंटरमीडिएट के हिसाब से होती है, वो सही तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें बस ऐसा लगता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वो अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अगर कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है, वो ये समझते हैं कि डायरेक्ट जाएंगे और सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट करेंगे एग्जाम वाले दिन, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इतने टाइप की सीरीज होती है, और ये हम इन सारी सीरीज को बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करेंगे। जब हम इसे कवर करेंगे ना, तो सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे अपने बैचेस में कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता करना है कि कौन सी सीरीज लगनी चाहिए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे।
आगे सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ये भी लगभग लगभग सीरीज से अलाइन है, लेकिन मिसिंग नंबर इज समथिंग डिफरेंट। हमें नंबर आइडेंटिफाई करना होता है, कुछ पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न के हिसाब से, और लगभग लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं। उसी तरीके से सीयूटी में पूछे जाते हैं। हमें से बहुत से लोगों ने इसे बहुत आसानी से कर लिया होगा, हमें से बहुत से लोगों ने इसे बहुत आसानी से नहीं किया होगा, या फिर अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरीके की चीजों में कैसा पैटर्न लगना चाहिए और हमें कौन सा पैटर्न पहले इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, ये इतने सारे पैटर्न हैं, अब इसमें से कौन सा पैटर्न हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अब एक एक पैटर्न रख कर देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि सीयूटी बेसिकली स्पीड बेस्ड टेस्ट है, तो हम टाइम इतना नहीं बर्बाद कर सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं डायरेक्टली, हम उस पर भी बात करेंगे अपने बेसिस में। हालांकि आप लोगों में बहुत से लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा कि ये क्या है बच्चों 3, ये क्या है 9, ये क्या है 27, तो ये क्या है, जस्ट अ मिनट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64, या फिर आप में से ये 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। तो पैटर्न कैसे एनालिसिस करेंगे, ये मेन मकसद है। ये क्वेश्चंस मेन मकसद नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप बहुत ही आसानी से शायद सॉल्व भी कर पा रहे होंगे या फिर नहीं भी कर पा रहे होंगे। चलो, अब है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और मैं समझता हूँ कि अल्फाबेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा इनको जरूर होना चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, क्योंकि इससे हमारी एनालिटिकल पावर वगैरह अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 7th टू दी राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा उनके लिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का है। जब हम इसको बैच में कवर करेंगे, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप भी कहेंगे कि सर सही कह रहे थे। बहुत से बच्चे अभी मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे होंगे कि 5 सेकंड में कैसे हो सकता है, इतना लंबा सा है। और बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो यहाँ से ए से लेकर के जेड तक की सीरीज लिखेंगे, फिर उसमें वो राइट जितनी काउंटिंग है 7th राइट जाएंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट जाएंगे, और बहुत ही मेहनत करने के बाद में वो पहुंचेंगे 17 पे। किस पे पहुंचेंगे, अल्फाबेट नंबर 17 पे, है ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है कि अब 17 पे पहुंचे तो 17 पे कौन सा अल्फाबेट होता है। बहुत से बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, या फिर वो ए से जेड लिखते हैं और 17 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 डी को रिप्रेजेंट करता है, 5 ई को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से वो 17 पे पहुंचेंगे। लेकिन यहीं पे दूसरा बच्चा होगा, उसे डायरेक्ट पता है कि 17 का मतलब होता है क्यू, 17 का मतलब होता है क्यू, यानी कि कोई भी अल्फाबेट। और जब हम बैचेस कवर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे खुद ये चीजें, और आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप यकीन कीजिए। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने सही तरीके से फोकस किया और क्लास में कंसंट्रेट बना के रखे, तो ये सारी चीजें मैं क्लास में आपको याद करा दूंगा। कि अगर आपको कोई नींद से उठा कर पूछे कि ये बताओ पी कितने नंबर पे आता है, कोई नींद से उठा के बोले कि ये बताओ के कितने नंबर पे आता है, आप उसे खट से जवाब देंगे। और ये मेरी गारंटी है, जब हम बैचेस में कवर करेंगे, अगर आपने बैच थोड़े भी ध्यान से देखा, तो अब ये सारे अल्फाबेट ऐसे ही, बल्कि ये भी नहीं करना, बहुत से बच्चे ये लेके चलते हैं, ये जो टी है ना, ये 5, फिर इसके आसपास में नंबर ढूंढते हैं, वापस जाते हैं, टाइम बचाना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अल्फाबेट हमसे पूछे एक्स कितने पे आता है, हमें डायरेक्ट पता है 24 पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर कर रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज वगैरह वगैरह। लेटर सीरीज में लेटर्स गिवन है, उसके हमें सीरीज, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और हमें बताना है कि इसके बाद क्या। अगर हमें पैटर्न नहीं पता है, तो हम में से बहुत से लोगों को पता चल जाता है कि जैसे अब हम में से बहुत से लोग होंगे वो इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर जिसने कंप्रहेंसिव वे में इसे नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे कि B2 पे आता है, इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे, फिर E5 पे आता है, फिर 8 पे आता है, फिर 11 पे आता है। फिर देखेंगे कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ 3 का डिफरेंस है। लेकिन एक और बच्चा होगा इसी क्लास में और इसी कंपटीशन में, जो ये डायरेक्ट उसे पता होगा कि ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, और ये 11 पे होता है, डिफरेंस इनका 3 है। वो ऐसे लिखने में अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें सही तरीके से, सही रिसोर्सेज से, सही टाइम में सारी चीज़ों को कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने देखा इस तरीके की चीज़ें, और ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि हाँ बी के बाद 5th लेटर कौन सा आता है, ये मेरी गारंटी है, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलो, तो उस हिसाब से अगर हम इसमें बात करें, तो बी के बाद ई आया, यानी कि 5th, 8, 11, इसके बाद 14 आएगा। 14 कौन सा लेटर होता है, एन होता है। कौन सा लेटर होता है बच्चों, एन होता है। अब मालूम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम स्ट्रगल करेंगे कि हाँ 14 कौन सा लेटर होता है।
उसी तरीके से लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, इसके बारे में बहुत से लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि इसमें सिलेबस नहीं होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम किस मैनर में सोचें, सिड है, फ्रूट है, प्लांट है, ट्री है ना, तो इसको किस मैनर में सोचे और किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करें। हो सकता है किसी बच्चे का दिमाग सबसे पहले ये काम करे कि सीड होगा, उसके बाद में प्लांट होगा, फिर ट्री होगा, फिर फ्रूट होगा, डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं वो मैच नहीं कर पाता है, या फिर हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। तो यूनिवर्सल लॉजिक क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक क्या है, साइंस किसे फॉलो करती है और उस हिसाब से हमें क्या सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। तो इसमें भी पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि इसे आप बस एग्जाम में बैठेंगे और कर देंगे, तो बस एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बस जिंदगी में करते रह जाएंगे एक्सपेरिमेंट, फिर अगले साल भी करना होगा। चलो अब आगे बात करते हैं एनालॉजी। इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और लगभग लगभग हर एक एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आप आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन है, ऑलरेडी आप आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन है, आप सीधा जंप करते हैं डायरेक्टली। तो क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होती है जब आप जानेंगे तब। जब एनालॉजी की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे अल्फाबेट की, तो ये देखो इसको बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए, किस मैनर में सोचना चाहिए, तो इसको हम सॉल्व कर सके, ये सारी चीज़ें हम क्लास में बहुत अच्छे से डील करेंगे। जैसे अगर क्लिक कर गया हो आप लोगों को तो सही है, नहीं तो फिर हम देखते हैं सी के बाद डी आया, डी आया, सी के बाद क्या आया बच्चों, डी आया, और डी ए के बाद क्या आया, बी आया, सी के बाद क्या आया, डी। देखो ये यहाँ तक का है, ये अलग है। सी के बाद क्या आया, डी, ए के बाद क्या आया, बी, डी के बाद क्या आया, यू, राइट। उसी तरीके से डी के बाद क्या आएगा बच्चों, ई, ओ के बाद क्या आएगा बच्चों, पी, जी के बाद क्या आएगा बच्चों, जी 7 पे होता है तो 8 आएगा, 8 यानी कि एच, ई पी एच, राइट। तो ई पी एच जिस भी ऑप्शन में होगा हम उस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ सीयूटी की बात नहीं कर रहा, रीजनिंग सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं होता, बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए होता है और लगभग लगभग हर एक एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सीयूटी में पूछा जाता है, सीयूटी यूजी में, वो बेसिकली बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ, ईजी लेवल का होता है, ईजी टू मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे हमारे अभी तक स्ट्रगल कर रहे होंगे कि इसमें हो क्या रहा है, इसको पैटर्न कैसे एनालिसिस करना है, कि बहुत बार कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न्स दिए जाते हैं, प्लस करके, माइनस करके, कोई डिजिट ऐड करके, है ना। जैसे आफ्टर 2 डिजिट्स ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, या फिर उनकी क्रॉस पैटर्न बना देंगे तो क्या हो रहा है, या फिर उनकी ऑर्डर रिवर्सिंग कर देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे तो क्या लिखा था बच्चों, मोबाइल, है ना, राइट। अब इस पे देख पा रहे होंगे, जब एनालिसिस हम करेंगे तो हमें पता चलेगा इस वाले लेटर को इन्होंने पहले लेकर आए हैं और इनको आपस में चेंज कर दिया है, उसी तरीके से इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, राइट, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो उसी तरीके से लैपटॉप की कोडिंग क्या होगी बच्चों, तो लैपटॉप में ए हम पहले लेकर आएंगे तो कौन से ऑप्शन में ए है, तो इन दोनों ऑप्शन में ए है। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, एल आएगा, तो डायरेक्ट हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। जब हम क्लास करते हैं तो क्लास का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, बल्कि क्लास का ये मकसद होता है कि हम किस तरीके से टाइम बचाते हुए आगे बढ़े। अब एक बच्चा इसे बैठ करके बहुत बहुत फील के साथ में क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करेगा, हमें पूरे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। हम इन पे भी बात करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत टाइम बचाती है आपका। चलो हम आगे देखते हैं। जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए, राइट। जैसे रवि मूव्स 8 मीटर ईस्ट, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक इंसान ईस्ट की तरफ चला, एक इंसान वेस्ट की तरफ चला, वहाँ से राइट टर्न लिया, वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, और वो बताओ कितनी दूरी पे होगा स्टार्टिंग पोजीशन से। या फिर दो लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देंगे और अलग अलग टर्न उनसे कहेंगे कि इन्होंने लिया, और ये बताओ कि हमारे पास से टोटल जो दोनों डिस्टेंस है, दोनों इंसान है, उनके बीच में कितने डिस्टेंस है। वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक इंसान है जो ईस्ट की तरफ चला, वहाँ से 45 डिग्री टर्न लिया, उसके बाद 135 डिग्री टर्न लिया, ये बताओ कौन से डायरेक्शन में खड़ा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बच्चा बैठ करके एकदम बहुत ही फील लेकर के इसे बना रहा होगा, ऐसे ऐसे करके, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये इस तरफ चला 45 डिग्री तो इतना हो गया, वो 135 डिग्री राइट मुड़ा तो वो इतना हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इसके क्वेश्चंस करने के टेक्निक्स होते हैं, इसके शॉर्टकट्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम करते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसान है। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रवि मूव्स 8 मीटर ईस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 मीटर, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स
8 मीटर, हाउ फार ही इज फ्रॉम। तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये क्या होता है बच्चों, जस्ट अ मिनट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। मैं बोल वेस्ट रहा हूँ, लिख साउथ रहा था। चलो इसमें जब बात करेंगे तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि उसने कितने मीटर वो आगे चला है, 8 मीटर आगे चला है। किसकी तरफ बच्चों, ईस्ट की तरफ। तो कितना, 8 मीटर। उसके बाद में उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न इस तरफ लेगा, इस तरफ लेगा, किसका राइट कैसे होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास में हम बात करेंगे। बात बाकी राइट टर्न का मतलब है कि वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि हम सिलेबस डिस्कशन पे अभी हैं तो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर सकते। तो वो राइट इस तरफ जाएगा, कितना टर्न कर, कितना चलेगा वो, 6 मीटर। कितना चलेगा बच्चे, 6 मीटर। 6 मीटर के बाद क्या करेगा वो, अगेन राइट चलेगा। तो अगेन राइट का मतलब ये, अब हम में से बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि राइट फिर अगेन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि किस तरफ होगा। तो वो अगेन राइट चलेगा, कितना चलेगा बच्चे, 8 मीटर, राइट। तो वो अगेन इस पोजीशन पे आ जाएगा, लगभग लगभग इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ से लेके 8 मीटर यहाँ भी है और यहाँ से लेके यहाँ भी 8 मीटर है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस। अब उसने हमसे क्या पूछा कि ये बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रही, वो वहां से कितनी दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, सिर्फ 6 मीटर, है ना। बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि 8 मीटर फिर 6 मीटर फिर 8 मीटर, तो ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं तो देखेंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो मैं बता दूं, इसमें शर्माने की बात नहीं है, बेस बहुत ही कमजोर है आपका, बहुत ही कमजोर है, बहुत कम जानते हैं आप। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं, हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही आसान 2024 का है, CUT/UC का। तो इसमें जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे कि सीता इंट्रोड्यूसिंग गीता, उन्होंने ये बताया कि वो मेरे मान लो पैटर्नल फादर के लड़के हैं, इकलौते बेटे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम किस तरीके से जेंडर डिफाइन करते हैं, है ना, क्वेश्चंस में हम क्या पैटर्न बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन को बहुत हमारे क्लास में बहुत से होंगे ऐसे सोच रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हमारी जो वीडियोस देख रहे होंगे उसमें कह रहे होंगे सर क्या आप भी ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना देता हूँ। आप बना देते होंगे जब क्लिक कर जाता होगा, लेकिन नहीं क्लिक करेगा तो आप घूमते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हम जेंडर बताते हैं, है ना। उसके अलावा हम किस तरीके से एक ट्री लेके चलते हैं, जनरेशन ट्री क्या होता है, इसके मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कब हम प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, फीमेल किसको मानते हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं, तो उसे हम कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। बाद बाकी इसमें इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप में से 95% बच्चों ने बता दिया होगा अभी तक कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ वुमेन सेड he is the son of the only daughter of my mother। अब he is the son of the only daughter of my mother, तो मेरे मदर की ओनली डॉटर, तो इसका मतलब वो खुद औरत होगी और उसका सन है, तो क्या होगा बच्चे, सीधा सीधा इसका आंसर सन होगा। ठीक है, चलो इसका क्लियर है। हम आगे बात करते हैं क्यूब एंड डाइस। अब देखो क्यूब और डाइस से क्वेश्चंस आते हैं। जब हम क्यूब और डाइस पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, उसके अलावा जनरल डाइस क्या होता है, डाइस कितने टाइप के होते हैं, प्लस करने के बाद सब आना चाहिए। बहुत से आप में से बच्चे जानते होंगे ये स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, राइट। तो इस वाले क्वेश्चंस में जैसे ये पूछा गया, उसके बाद अलावा हम बात करें क्यूब क्या होता है। अभी तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं CUT/UC में, लेकिन चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और रीजनिंग का पार्ट है कि एक डाइस है, उसके हमने 20 से 3 टुकड़े किए, तो ये बताओ, और 4 टुकड़े हॉरिजॉन्टली किए, 3 टुकड़े वर्टिकली किए, तो बताओ कितने डाइसेस क्रिएट हो गए, है ना। उसके अलावा कलरिंग के पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं कि एक डाइस हमने उसे कलर किया, फिर उसे हमने काट दिया, तो ये बताओ कि कौन कौन से फेसेस पे क्या क्या कलर्स होंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो उसे कैसे सबसे फास्ट करना है, किस तरीके से हमें हैंडल करना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। उसके अलावा कि इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इफ अ डाइस 2 इज एडजेसेंट टू 3, 4, 6, तो इसमें बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि एक डाइस बना रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन एक बच्चा होगा जिसे पता है कि अगर ये चीज और ये चीज और ये चीज यानी कि 3, 4, 6 उसके एडजेसेंट में है, तो जो चीज उसके एडजेसेंट में नहीं है वही उसका अपोजिट होगा डायरेक्ट। तो इसमें देखो ऑप्शंस में 3 अवेलेबल था, यानी कि 3 नहीं होगा इसके एडजेसेंट में, इसके एडजेसेंट में 3 है, इसका मतलब अपोजिट में 3 पॉसिबल ही नहीं है। जब उसके बगल में है तो पीछे कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से 4, जब 4 उसके एडजेसेंट में उसके बगल में खड़ा हुआ है तो नीचे में कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि डाइस में अपोजिट क्या होता है, अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में 6 होगा, मतलब जो भी उसके अपोजिट में होगा। अभी मैं नहीं बात कर रहा कि 2 के अपोजिट क्या है,
उसी तरीके से 6 के अपोजिट, 6 भी उसके एडजेसेंट है 2 के, तो 6 भी अपोजिट में नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके ठीक बगल में खड़ा है। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, फिर किसके अपोजिट में क्या होगा बच्चे, 1 होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड डाइस का नहीं था। अगर स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन होता तो 2 प्लस नंबर वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस, कितना होना चाहिए 7, यानी कि उसके अपोजिट वाला पार्ट और वो नंबर को ऐड करने के बाद हमेशा हमेशा 7 फॉर्म करता है। इसे स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम क्लॉक एंड टाइम। क्लॉक एंड टाइम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी तो क्लॉक एंड टाइम में अगर क्वेश्चन बताए जाए रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड इतनी है, वो इतने देर में इतना चलती है, राइट, या फिर वो स्लो हो जाती है, स्लो के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक गेन कर जाती है, या गेन यानी कि वो ज़्यादा फास्ट चलने लगती है, या फिर एक क्लॉक चलती है 12 घंटे में, बताओ कितना एंगल बनाएगी, 12 घंटे में 90 डिग्री का कितना एंगल होगा, 12 घंटे में 0 डिग्री आर हैंड में और मिनट हैंड में कितनी बार बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ठीक है, तो हालांकि सीयूटी यूजी में तो ये बहुत ही बेसिक्स पूछा जाता है, ये तो पहली दूसरी क्लास में हम सारी चीजें कवर कर लेते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक क्लॉक है जो कि 5 मिनट हर एक घंटे में गेन कर लेता है। क्या करता है बच्चे, 5 मिनट हर एक घंटे में गेन करता है। तो ये बताओ कि अगर उसे 12 बजे नून यानी कि 12 ओ क्लॉक दोपहर में सही तरीके से सेट किया गया है, तो जब वो 6 बजेगा तो कितना टाइम हो रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो ये समझो कि 1 घंटे में 5 मिनट गेन करता है। कितना गेन करता है बच्चे, 5 मिनट्स। अब मुझे बताओ 12 नून से लेकर के 6 पीएम तक कितने घंटे होंगे। ऑब्वियस बात है, बताओ 5 आवर्स कितने होंगे बच्चे, 5 आवर्स 6 आवर्स कितने होंगे, नॉट 5 आवर्स, इट इज 6 आवर्स। कितने होंगे बच्चे, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में कितना गेन कर लेगा, 30 मिनट्स। ठीक है, वी नो वेरी वेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 6:30। चलो अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और डेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जैसे मान लो उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि ये बताओ, हाँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि इस वाले दिन में कौन सा डेट था। उसी तरीके से कोई डेट दे दी जाएगी 2000 के आसपास में, है ना, कि जैसे मान लो 29 दिसंबर 2012 में को कौन सा दिन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे इसके पैटर्न हैं सॉल्व करने के, एक ही पैटर्न नहीं है। और नंबर ऑफ डेज लेकर के हम सॉल्व करते हैं, या फिर हम करंट से रेफरेंस लेकर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ईयर वाइज सॉल्व करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लीप ईयर क्या होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। इसे हम इस छोटे से क्लास में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम क्लास करेंगे तो हम इतने कैपेबल होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 सेकंड में जवाब दे सकते हैं, और वो भी एग्जैक्ट डेट के साथ में। एग्जैक्ट डेट के साथ में अब एकदम डेट सही होगी। जब हम इसे कवर करेंगे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद क्लास में कि हाँ जो सर ने पढ़ाया था सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था, चाहे कोई भी डेट हो। उसके अलावा ऑड इवन वाले फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज के, नॉट इवन नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं, उसके तरीके से भी हम ऐसे डेट्स को भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में है कि अ पर्सन वाज बोर्न, अब देखो लीप ईयर का क्वेश्चन है ये, कि अ पर्सन वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी, है ना। उसके अलावा 29 फरवरी 2000 में बॉर्न हुआ था। हाउ मेनी बर्थडेज डिड ही सेलिब्रेट टिल 28 फरवरी 2024। अब जिसे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता है या कैलेंडर पढ़ा है ना, उसने 2024 को इंक्लूड नहीं किया होगा, या फिर हमें से बहुत से लोगों ने इंक्लूड कर लिया होगा, और उसने 2000 वाला ईयर भी इंक्लूड नहीं किया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो उस टाइम पे बॉर्न हुआ था तो उसने सेलिब्रेट नहीं किया होगा, राइट। उसके अलावा एक बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करेगा कि अच्छा चलिए सर ठीक है 2000 में सेलिब्रेट नहीं करेगा, 2004 में करेगा, है ना, 2008 में करेगा, 2012 में करेगा, 2016 में करेगा, है ना, 2022 में करेगा। अब ये करने के बाद में वो किस कंक्लूजन में पहुंचेगा, अगर उसने यहाँ तक स्ट्राइक कर गया उसका दिमाग कि हाँ ये नहीं इंक्लूड करना है और ये नहीं इंक्लूड करना है, तो ये पहुंचेगा इस कंक्लूजन पे कि उसने टोटल 5 बर्थडेज सेलिब्रेट किया होगा। तो एक दूसरा बच्चा होगा उसने सीधा ये देखा होगा 2000 2024, सीधा सीधा माइनस करेगा 2024 2000 कितना आएगा बच्चे 20 को सीधा सीधा डिवाइड कर दे, यानी 20 से मतलब 20 ईयर्स, कितना बच्चे 20 ईयर्स को सीधा लीप ईयर के कॉन्सेप्ट से डिवाइड करेगा, सीधा आंसर 5। एक बच्चा इस तरीके से कर रहा होगा। अब मुझे आप ही बताइए कि कौन से बच्चे जो कर रहे होंगे उनको किनको कम टाइम लगा होगा। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था।
रैंकिंग के क्वेश्चंस, है ना। आप खुद पीवाईक्यूज देखिए या किसी भी जो अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, चाहे बीएचयू वगैरह, चाहे दूसरी और यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, वहाँ भी रैंकिंग वगैरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चाहे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हो, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस हो, एसएससी के सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एसएससी, हर जगह पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंकिंग के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अब एक बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को देखेगा कि हाँ, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स राहुल रैंक्स 8 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज रैंक फ्रॉम द बॉटम। एक लड़का इस क्वेश्चन को देखेगा और सीधा सीधा वो आंसर 23 क्लिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। एक लड़का हो सकता है जिसका बेस कमजोर हो, जिसने रैंकिंग कभी भी नहीं पढ़ी है, उसे नहीं पता है कि रैंकिंग क्या होता है, फ्रंट बैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, +1 क्यों करते हैं, -1 क्यों करते हैं, तो वो शायद 1 से लेकर के यहाँ 30 तक लिखे, उसके बाद यहाँ से एक रैंक कैलकुलेट करे कि अच्छा यहाँ से लेकर के इसका रैंक 8 है, तो बैक से क्या रैंक होगी। ये बहुत ही वाहियात तरीका है। अगर इतनी ही जिंदगी में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सब घर पे कीजिए, सेंटर पे जाके ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो, ऐसे क्वेश्चंस को एक बच्चा देखेगा और सीधा यहाँ 30 है तो 30 + 1 और -8, कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 23। इतना क्लिक करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को वो पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझता, जिसे कॉन्सेप्ट पता है, जिसे कॉन्सेप्ट पता है। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, अब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में अगेन हमारा स्टैंडर्ड रूल फॉलो करता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना, कि हमें किस तरफ सोचना चाहिए, पेन, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन। तो इसमें से बहुत से लोगों ने आराम से जवाब दे दिया होगा कि इसका आंसर इरेजर होगा, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो किसके काम आती है बच्चे, बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो लिखने के काम आती है, राइट। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, अब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कभी वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, कभी इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो वेन डायग्राम बना के अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। जैसे क्या है, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चे, 60 में से फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल लाइक करने वाले हैं 30 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं बच्चे, 30, ठीक है। इससे कंफ्यूजन मत जाना कि ये सर ने क्या कर दिया, बस मैंने 30 लिखा है ना, सर्कल यही वाला है। उसके अलावा क्या है, 25 क्या लाइक करते हैं बच्चे, क्रिकेट, और 10 बोथ लाइक करते हैं, यानी कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। बहुत सारी डायग्राम्स होते हैं, ये ओवरलैपिंग का होता है, एक अंडर में ही होता है, ओवरलैपिंग में 3 साइड वेन डायग्राम भी बनता है, और भी बहुत सारे तरीके के डायग्राम्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेटमेंट्स क्या है। तो जब हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। क्रिकेट वाले कितने हैं बच्चे टोटल, क्रिकेट वाले हैं टोटल 25, और दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 10, तो इसका मतलब टोटल 25 है और 10 यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 15, और टोटल 30 है, 10 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा 20। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 45, यानी सबको जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 45, राइट। तो ये 45 वो बच्चे हैं, या तो वो फुटबॉल खेलते हैं, या तो वो क्रिकेट खेलते हैं, या फिर दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं, यानी फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 60 में से माइनस कर देंगे 45, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा बच्चे आंसर 15। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। और एक और बच्चा होगा हमारी ही क्लास में जो कभी भी ऐसे डायग्राम नहीं बनाएगा, उसे पता है कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। वो सीधा सीधा देखेगा, ऐड करेगा, क्या देखेगा कि 10 बहुत लाइक करते हैं, अच्छा ठीक है, वो ऐड करेगा, माइनस कर देगा, सीधा आंसर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हम क्लास में कवर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ सर यहीं पढ़ाते हैं, पॉसिबल नहीं है, हम क्लास में कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। दूसरी चीज है, हम आगे बढ़ते हैं अब। चलो, अब काउंटिंग फिगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा क्या करेगा कि जब वो काउंटिंग फिगर की बात आती है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल काउंट करेगा, एक ट्रायंगल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्रायंगल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 ट्रायंगल हुआ, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल 5 ट्रायंगल हुआ, 4 ट्रायंगल हुआ, फिर ये वाला एक ट्रायंगल 6 ट्रायंगल हुआ, उसी तरीके से ये वाला एक 5 और ये वाला एक ट्रायंगल 6 ट्रायंगल हुआ। और एक बच्चा होगा जो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को देखेगा और मुश्किल से 5 सेकेंड्स, आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो उन्हें मालूम है कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुश्किल से 5 सेकंड्स ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और सीधा कहेंगे अच्छा 1 + 2 + 3 = 6, सीधा आंसर दे देंगे। वो इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, सीधा आंसर दे देंगे 1 + 2 +
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि 1 से लेकर के टोटल हमें प्लस करना है 3 से लेकर 4 तक, तो कितना प्लस इसका आंसर होगा 10 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, और ये यही पैटर्न खत्म नहीं होता, जब हम काउंटिंग फिगर की बात करते हैं तो ये पैटर्न यही खत्म नहीं होता। अब इसमें जैसे एक बेस यहाँ बन जाएगा, तो अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, है ना, फिर एक बेस यहाँ बना देगा, फिर एक बेस यहाँ बना देगा, अब यहाँ तक तो बहुत ही आसान होता है, फिर यहाँ से एक बेस ऐसे बना देगा, अब पूछेगा बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं। तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यही बेसिक्स ही पूछेगा, तो हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है, और ये बहुत ही सही टाइम है जिस टाइम से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, और बहुत ही सिंसियरली प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलो, अब सिलोजिज्म के क्वेश्चंस वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे इसे बस ऐसे ही टिक करके आ जाते हैं, या फिर अपना जनरल सेंस लगाते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी है, तो ऑल द कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल द डॉग्स आर रैट्स, तो इसका मतलब जितने भी कैट्स होंगे वो सब रैट्स होंगे। तो इसे वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंस मेथड क्या होता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस प्लस मिलता है तो क्या कंक्लूजन देगा, प्लस नेगेटिव मिलेगा तो क्या कंक्लूजन देगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को जो अभी तक बहुत सारे हमारे बच्चों में से टफ लग रहा होगा, पता नहीं क्यों, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स को, वो इस सिलोजिज्म को पढ़ाने के लिए 12 घंटे ले रहे हैं, 13 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी वाले इतना मतलब मेरे ख्याल से तो कभी नहीं पूछने वाला है इतना एक्सट्रीम टफ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीयूटी यूजी में आ सकता है, सीयूटी पीजी में आ सकता है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं कि बेसिक्स ही कवर करेंगे, बेसिक के साथ साथ हम एडवांस भी कवर करेंगे। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस बेसिकली किस तरीके से कवर किया जाते हैं, वेन डायग्राम बना करके, उसके अलावा सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं इनकम एक्सपेंस मेथड से। इनकम एक्सपेंस मेथड, शायद आप में से बहुत से लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे कि ये क्या मेथड है, तो हम इसे क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने वाले हैं जब हमारी पूरी क्लासेस होगी। चलो आगे चलते हैं हम। लॉजिकल रीजनिंग, अब ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अभी ये पैटर्न बन रहा है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, ताकि हमारा एनालिटिकल पावर चेक हो सके कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस वे में सोचते हैं। जैसे इस वाले स्टेटमेंट में क्या है, द सिटी काउंसिल डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक बैग्स, तो हमारा क्या एजम्पशन होना चाहिए कि इससे क्या होगा कि जो भी पीपल है वो ऑल्टरनेटिव बैग्स यूज करेंगे या फिर प्लास्टिक बैग्स आर इसेंशियल, इसमें से हम कौन सा कंक्लूजन दें या फिर कौन सा एजम्पशन हमारा सही होगा, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो सारी चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। चलो आगे देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, लीनियर अरेंजमेंट होती है ना, कभी कभी रेक्टेंगल के फिगर में अरेंजमेंट दे देगा। उसके अलावा हम अगर इस ऐसे क्वेश्चंस में बात करें तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला कि इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, लेफ्ट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला कि बी और सी दो लोगों के बीच में बैठते हैं, है ना, तो मैंने बोला बी और सी के बीच में ये कुछ लोग बैठते हैं, तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, लीनियर अरेंजमेंट हो या फिर हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट हो, तो कैसे इस सारे क्वेश्चंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जब जब आप पढ़ेंगे और जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये आपको हंसी आएगी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते थे हमारे सीयूटी में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे कि 6 दोस्त हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, अब ये सर्कुलर कहाँ बैठे हैं बच्चे, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट किस तरीके का होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, किस तरीके का होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल का होता है, राइट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 लोग बैठे हैं, तो एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अब हम किस तरीके से पैटर्न बनाए, पहले वाले इंसान को यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहाँ रखे, है ना, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम डील करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू, है ना, जैसे आप देखते हैं एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं, पी बैठा है अपोजिट के, पी बैठा है अपोजिट क्यू, तो क्यू यहाँ बैठा होगा तभी तो उसके अपोजिट होगा, आप यहाँ पे भी क्यू रख देंगे तो इसके अपोजिट पी होगा, हर जगह से आंसर सेम आएगा। ये इसी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करते हैं। उसके अलावा आर इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो ये आर है, ये आर किसके इमीडिएट राइट है, पी के, तो पी के इमीडिएट राइट का क्या मतलब, इस तरफ या इस तरफ, किस तरफ। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करते हैं। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि हमने इनवर्ड फेस करके बैठाया है या आउटवर्ड फेस करके, हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि सारे लोग इनवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब इनवर्ड फेस करेगा तो आर इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो ये पी है, इसका इमीडिएट राइट क्या होगा बच्चे, ये होगा, तो आर कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। एस इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और एस कहाँ पे है, क्यू के लेफ्ट में, तो ये यहाँ पे है, तो क्यू कहाँ पे है, ये क्यू यहाँ पे है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चे, ये
एस, ठीक है। उसने क्या बोला, टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, और टी हमारा क्या है बच्चे, सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा बच्चे, टी। तो अब हमसे ये पूछेगा कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, अभी बताओ कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एस बैठा है, इसका आंसर एस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है इमीडिएट लेफ्ट। इसमें कॉन्सेप्ट जानना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुकाबले इसके, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो उसे लग रहा होगा कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब हमारे पास में दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिगर्स वगैरह दे दिए जाते हैं कि ये बताओ मिरर में कैसा नजर आएगा, मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लास वगैरह में देखेंगे, किस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएशन होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, फिगर दिया जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग्स में, उसमें कुछ पैटर्न चेंज हो रहा होता है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चंस में ग्लोब, अब इसमें से जो बच्चे जानते होंगे वो आराम से इसका क्वेश्चन करके आ जाएंगे कि हाँ ग्लोब है, सामने मिरर रखा हुआ है, तो इसका क्या पैटर्न बनेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो मिरर इमेज में पैटर्न चेंज किस तरीके से होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, या टॉप टू बॉटम होता है, यानी कैसे इमेज चेंज करता है, जिसे पता होगा है ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। जैसे मैं आपको बात करूँ तो ये मिरर इमेजेस के ये लेटर्स है अल्फाबेट, और ये मिरर इमेजेस है। तो मिरर इमेजेस में इस तरीके के इमेजेस रिफ्लेक्ट होकर बनते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस। अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल का टोटल हमारा सिलेबस था सीयूटी का, सीयूटी यूजी का, जो कि सीयूटी विल चैनल पे, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बैच पढ़ाई जाएगी, सारी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग, जनरल पेपर के रिगार्डिंग, इसमें सब कुछ कवर कराया जाएगा। जीएस और रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, सारी चीज़ें। रीजनिंग बेसिकली मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा नाम निहाल है। हाँ, मुझे इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए था। तो ये सारी बैचेस हम पहले कवर, ये सारी चीज़ें हम इस पर कवर करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट पे। तो हम सीयूटी विल के चैनल पे ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने प्लान किया है और सिलेबस वगैरह डिज़ाइन किया है अपने हिसाब से, एग्जाम के अलाइन करके, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। व्हाट आई वांट कि जब ये चीज़ें पढ़ाई जाए तो आप उसे पढ़ें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जो आपके आसपास में हैं, लिटरली बहुत सारे लोग, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, इसी कंटेंट के बहुत 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 ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आप उन तक ही इन चीज़ों को ज़रूर पहुँचाइए जो एक कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें एक सही सोर्स चाहिए जहाँ से उनकी एक तरीके से सिलेबस अलाइन हो और सही तरीके से प्रिपरेशन चलती रहे डे टू डे लाइफ में। तो हमारी ये वीडियोस वगैरह होगी, और इस टेलीग्राम का जो लिंक है, हमारे बाद बाकी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक, वो इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कहीं भी क्लासेस वगैरह होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाएंगी वो टेलीग्राम पे जरूर अपलोड की जाएंगी, और वहीं से आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि कब क्लास है, कब नहीं है, कैसे है। क्लासेस लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी, क्या होगी, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर से मुराद ये है कि आप किस तरीके से हमें लेते हैं, यानी कि आप कैसा रिस्पांस देते हैं। आप बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम भी बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छे से और शिद्दत से पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम शिद्दत से नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल हम शिद्दत से ही पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सेस भी अगर हमें मिलेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसे कवर करने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने नए किसी चैप्टर के साथ में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें किस चैप्टर के साथ स्टार्ट करना चाहिए रीजनिंग। थैंक यू सो मच।